हेलो माय डियर लर्नर्स। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल। लर्नर्स, इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे जो हमारी कंटिन्यूअस सीरीज चल रही थी, जो हम जुलाई 2018 का हम पेपर डिस्कस कर रहे थे मैनेजमेंट का, राइट। उसी का जो लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके जो पीवाईक्यू हैं उनको हम डिस्कस, क्योंकि इससे पहले जो 3 पार्ट्स थे वो हर पार्ट के अंदर हमने 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। तो अगर आपने उन पार्ट्स को नहीं देखा है, उनको उन क्वेश्चन पीवाईक्यूज को आप देखना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप उनको रेफर कर सकते हैं। तो जुलाई 2018 का ये आखिरी सेशन है, राइट। क्योंकि इसमें 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देन पूरा ओवरऑल जो पेपर है जुलाई 18 का ये पूरा हम डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद में जो दिसंबर 2018 का पेपर है वो हम डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार 2023 तक के जितने पेपर हैं 18 से लेके, उनको हम डिस्कस करेंगे, राइट। उनके पीवाईक्यूज विद एक्सप्लेनेशन हम डिस्कस कर रहे हैं। ये हो गया हमारा पेपर 2, जिनके आपको डेली बेसिस पे इवनिंग क्लास होती है, आपके 7 PM इन द इवनिंग, राइट। अगर पेपर 1 की बात करते हैं तो पेपर 1 की आपको मॉर्निंग होती है, एवरी डे इन द मॉर्निंग 7:30 AM इन द मॉर्निंग। वहाँ पे हम जितने पीवाईक्यूज हैं, जितने लास्ट 5 ईयर्स के पीवाईक्यू, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो अगर आपको लगता है कि आपके लिए सेशंस इंफॉर्मेशनल है, इंपॉर्टेंट है, तो जो सेशन को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो लोग और मैनेजमेंट के पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं पेपर 1 पेपर 2 के लिए, उनके पास भी इसका अपडेट पहुंचे। अगर गाइज आप चैनल पे नए हैं, अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाले रेगुलरली बेसिस पे जो सेशंस आ रहे हैं, जो लेक्चर हो रहे हैं, उनका आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो गाइस चलते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। पूरे जोश के साथ बैठना है, पूरे जोश के साथ इस सेशन को देखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत ही कंसेप्चुअल सेशन है। बहुत सारे जो कंसेप्ट हैं गाइस आपके क्लियर हो जाएंगे, जिनका आपका जो कमिंग एग्जामिनेशन है दिसंबर में, उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि आपको पता है कि जो आपके पास टाइम बचा है, लेस देन 2 मंथ बचे हुए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, आप जितने ज़्यादा पीवाईक्यू अटेम्प्ट करिए। अगर आपने पीवाईक्यू अटेम्प्ट कर लिए तो आपको टाइम मैनेजमेंट आएगा, और साथ में जो इनका पैटर्न क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न, वो आपको पता लगेगा कि किस प्रकार क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। क्योंकि आपको पता है जो आजकल का लेवल है, पैटर्न, वो काफ़ी चेंज हो गया है। डायरेक्टली वन लाइनर क्वेश्चन नहीं आते हैं, राइट। थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़ा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको डीप में जाके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो स्टेटमेंट वाइज है उनको आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और ये आपको मैं इन्फॉर्मेशन आपको गाइड कर रहा हूँ कि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हैं उनको आप अटेम्प्ट करिए, जितने पीवाईक्यू हैं पेपर 1 पेपर 2 उनको आप अटेम्प्ट करिए, और अपना स्कोर देखिए कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। तो गाइस चलते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा आज का क्वेश्चन है, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ अ हॉट स्टोव रूल। जो हॉट स्टोव रूल है, इसका अंदर कौन सा प्रिंसिपल नहीं है। नॉट पूछा गया है, कौन सा प्रिंसिपल नहीं है। प्रायर वार्निंग, इमीडिएट रिस्पॉन्स, कंसिस्टेंट एक्शन या पर्सनल अप्रोच। 4 इनके प्रिंसिपल हैं, 4 कंपोनेंट ऑफ हॉट स्टोव रूल के हैं। आपको बताना है कि इसमें कौन सा इनका प्रिंसिपल, कौन सा इनका कंपोनेंट नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं, लगातार आते हैं, और कई सारे कंसेप्ट भी क्लियर होते हैं। तो इसका आपको बताना है कौन सा इसका प्रिंसिपल नहीं होगा, हॉट स्टोव रूल। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर जो फोर्थ है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इनका कंपोनेंट नहीं है। यहाँ पर कोई पर्सनल अप्रोच की बात नहीं हुई है, ना ही ये प्रिंसिपल है। यहाँ पे जो फोर्थ प्रिंसिपल, बाकी जो रिमेनिंग प्रिंसिपल है, प्रायर वार्निंग इनका प्रिंसिपल है, इमीडिएट रिस्पॉन्स प्रिंसिपल है, और कंसिस्टेंट एक्शन भी प्रिंसिपल है। बट जो पर्सनल अप्रोच है ये नहीं है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका इम्पर्सनल आएगा, राइट, इम्पर्सनल आएगा। क्योंकि ये बेसिकली क्या है, किसी से पर्सनली नहीं वो करता है, ये इंडिविजुअल को नहीं करता है। ये बेसिकली जो आपका एक्ट है, जो डिसिप्लिन आप मेंटेन नहीं कर रहे, उसके रिगार्डिंग आपके एक्शंस लिए जाते हैं, उनको ये फॉलो करता है। तो किसी पर्सनल अप्रोच पे ये डिपेंड नहीं करता है, राइट। तो इनके 4 एलिमेंट्स हैं, आपको चारों एलिमेंट पता होना चाहिए। और आपको ये बताना है
हॉट स्टोव रूल को किसने डेवलप किया था, किसके द्वारा ये प्रपोज करा गया था, ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो हॉट स्टोव रूल है उसको किसने दिया था, राइट। तो आपको ऑथर का नेम पता होना चाहिए, राइट। आपको कमेंट करके बताना है कि हॉट स्टोव रूल किसके द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। इन इंडिया tripartite body of industrial relation began on the recommendation of which of the following commission। यानी जो इंडिया के अंदर ट्राइपार्टाइट बॉडी है एक इंडस्ट्रियल रिलेशन के की इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं वहाँ पर ट्राइपार्टाइट बॉडी होती है इंडिया में, तो वो किस कमीशन की रिकमेंडेशन पर शुरू हुई थी ये आपको बताना है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, बिटले कमीशन और नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन या कोठारी कमीशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, क्योंकि आगे भी चांसेस हैं इस प्रकार क्वेश्चन बनने के। डायरेक्टली आपसे पूछ सकते हैं कि ट्राइपार्टाइट बॉडीज क्या होती हैं, बाईपार्टाइट बॉडीज क्या होती हैं, तो इनके कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर जो है वो 2 करेक्ट हो जाएगा, बिटले कमीशन। बिटले कमीशन करेक्ट क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो बिटले कमीशन थी, जो बिटले साहब थे, इन्होंने ही रिकमेंड किया था कि इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियल रिलेशन में ट्राइपार्टाइट बॉडीज का इन्होंने ही रिकमेंड किया था। तो आपको बिटले कमीशन पता होना चाहिए कि ये ऐसी कमीशन है जिसने इसको रिकमेंड किया था, राइट। अब ट्राइपार्टाइट बॉडीज क्या होती है इनको भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इंडस्ट्रियल और रिलेशन में 2 प्रकार की बॉडीज हैं, आपकी बाईपार्टाइट बॉडी है और ट्राइपार्टाइट बॉडी है, राइट। तो बेसिकली ट्राइपार्टाइट बॉडी क्या होती है, ट्राइपार्टाइट बॉडी जो होती है यहाँ पर 3 एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, 3 एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पे एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। अब कौन कौन से 3 एलिमेंट्स आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आपके एम्प्लॉयर आता है, एम्प्लॉय आते हैं, और आपकी जो गवर्नमेंट है वो आपकी आती है। अब कोई भी अगर डिस्प्यूट्स आता है उसको रिजॉल्व करने के लिए, डिस्प्यूट्स को कम करने के लिए एक ट्राइपार्टाइट बॉडीज का गठन हुआ था। तो यहाँ पर ट्राइपार्टाइट बॉडीज में 3 एलिमेंट्स हैं, एम्प्लॉयर होगा, एम्प्लॉइज होंगे और गवर्नमेंट होगी, 3 लोग इन्वॉल्व होंगे। तो जो डिस्प्यूट्स आ रहे हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन में उनको वो सॉल्व करेंगे। तो इसकी रिकमेंडेशन बिटले साहब ने दी थी। ऐसे ही बाईपार्टाइट बॉडी आता है, ये भी बहुत क्वेश्चन बन चुका है कई बार, बाईपार्टाइट। इसमें बेसिकली 2 एलिमेंट्स होते हैं, इसमें एम्प्लॉयर होगा और यहाँ पे एम्प्लॉइज होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ओनली 2 एलिमेंट्स होंगे, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज, राइट। इनका थोड़ा इनके बारे में देखते हैं। जो हॉट स्टोव रूल है, अ गुड डिसिप्लिन, बेसिकली ये डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए डिसिप्लिनरी जो एक्शंस होते हैं उसके लिए रूल दिया गया है, हॉट स्टोव रूल, राइट। यहाँ पे हॉट स्टोव दिया गया भी है। इट्स प्रोवाइड अ वार्निंग, फील हॉट, इट कंसिस्टेंट बर्न एवरी टाइम, इमीडिएट बर्न नाउ एंड इट इज इम्पर्सनल वंस ऑल एलाइक। यानी आपके सामने गर्म स्टोव है, अब आपके पास क्या है, अगर आप उसको टच करोगे तो आप जल जाओगे, आपको पता है। आप जितने बार टच करोगे तो आप जल जाओ, तो आपको पता है कि गर्म चीज़ें हैं, आपको वार्निंग मिल गई है, आप इसको टच मत करिए। अगर आप उसको फिर टच करोगे तो कंसिस्टेंटली टच करोगे तो हर टाइम आप वहाँ पर बर्न करेंगे, आपको जलन होगी। तो ये इसी पे ऑर्गेनाइजेशनल बेस है कि ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन को, जो डिसिप्लिनरी एक्शंस होते हैं उनको कैसे मेंटेन करना है, इसलिए ये रूल दिया गया है हॉट स्टोव। अब आपको बताना है किसने किसको दिया, वो आपको कमेंट करके बताना है। थोड़ा बिटले कमीशन का ओवरव्यू देखते हैं। बिटले कमीशन क्या है, कॉमनली नोन एज द रॉयल कमीशन, अपॉइंटेड ड्यूरिंग 1931-32। कब आई थी ये, 1931-32 आई थी। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमनली रॉयल कमीशन बोला जाता है, रॉयल कमीशन बोला जाता है। इट्स एग्जामिन वेरियस इशूज relating to base level reporting on a minimum wages, standard wages, wages incentives, and suggested for collection of relevant wages data to resolve the base और डिस्क डिटर्मिनेशन। तो बेसिकली जो कमीशन आई थी, जितने भी जो वेजेस के रिगार्डिंग इशूज हैं उनको उनको एग्जामिन करने के लिए कमेटी का गठन हुआ था। और रिकमेंडेशन फॉर मिनिमम वेजेस, इन्होंने मिनिमम वेजेस को रिकमेंडेड किया था। ब्रॉड गवर्नमेंट अटेंशन टूवर्ड
अनफेयर डिडक्शन मेड बाय द एम्प्लॉयर्स। जो यहाँ पे क्या हुआ था कि जो एम्प्लॉयर्स थे वो क्या करते, अनफेयर डिडक्शन करते थे वर्कर्स की वेजेस से। तो उसके रिगार्डिंग इन्होंने फोकस किया और इसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड फॉर मेकिंग न्यू लॉ इन दिस रिगार्ड। इसमें एक न्यू लॉ आया था, आउटकम पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। इसके बाद में इनकी इसकी जो कमीशन का रिकमेंडेशन, इसका जो आउटपुट निकल के आया था वो मिनिमम ऑफ वेजेस एक्ट निकल के आया था। मिनिमम ऑफ वेजेस एक्ट आया था 1936 में। तो ये किसका आउटकम है, ये बिटले कमीशन का आउटकम है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि मिनिमम वेजेस एक्ट तो 1948 में आया था। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट किसका आउटकम था, कहां से निकल के आया, तो इस प्रकार क्वेश्चन बन सकता। तो आपको पता होने बिटले कमीशन का ही आउटकम था ये। कि दोनों क्वेश्चन बेसिकली क्या है, इंडस्ट्रियल रिलेशन और जो एचआर है वहां से रिलेट करते हैं। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर आपको क्या है, यहाँ पर जितने भी जो एक्ट हैं, इंपॉर्टेंट एक्ट, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे फैक्ट्री एक्ट हो गया, इंडस्ट्रियल लॉ एक्ट हो गया, आपका मैटरनिटी एक्ट हो गया, बोनस एक्ट हो गया, राइट, आपका ग्रेच्युटी एक्ट हो गया, या आपका ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कब आया था। इनके एटलीस्ट आपको जो ईयर है आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्टली ईयर आपसे मैचिंग करने को पूछ सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द extrinsic property of the product or services including the way in which brand attempt to meet customers psychological or social needs is। बेसिकली क्या है, एक जो ब्रांड है वो अटेम्प्ट करता है कस्टमर की जो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं या जो सोशल नीड्स हैं उनको मीट करता है। तो ये क्या किसके अंदर इंक्लूड होगा, ये ब्रांड जजमेंट कहलाएगा, ये ब्रांड इमेजनरी कहलाएगा, या ब्रांड रेजोनेंस बोलेंगे, या ब्रांड परफॉर्मेंस बोलेंगे। इसका आपको आंसर देना है। इसका आंसर देखते हैं। ये जो ब्रांड इमेजिनरी है, यही इसका मीनिंग होता है, यही इसका कंसेप्ट है कि एक ब्रांड के अंदर जो न्यू कस्टमर्स हैं उनकी जो साइकोलॉजिकल या जो सोशल नीड्स हैं उनको फुलफिल करना, उनको मीट करना, राइट, आप प्रोडक्ट के और सर्विसेज की प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। तो बेसिकली ये ब्रांड इमेजिनरी कहलाता है, राइट। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन एग्जांपल ऑफ रियल नीड्स ऑफ अ कस्टमर। कस्टमर की जो रियल नीड्स है उनका कौन सा एग्जांपल है, ये क्वेश्चन पूछा गया। रियल नीड्स, कस्टमर वांट टू बी इन एक्सपेंसिव मोबाइल फोन, कस्टमर वांट्स अ कार हुज ऑपरेटिंग कॉस्ट नॉट इनिशियल प्राइस इज लो, द कस्टमर एक्सपेक्ट गुड सर्विस फ्रॉम द डीलर, द कस्टमर वांट्स फ्रेंड टू सी हिम अ सेवी कंज्यूमर। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कस्टमर की जो रियल नीड्स है उसका कौन सा एग्जांपल है। और रियल नीड्स बेसिकली क्या होती हैं, कस्टमर वांट्स अ कार, एक कस्टमर जो है वो कार चाहता है, हुज ऑपरेटिंग कॉस्ट, जिसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट नॉट इनिशियल प्राइस इज लो, राइट, यानी जिसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो हो वो क्या हो, कम हो, राइट, और नॉट इनिशियल प्राइस, जिसका इनिशियल, ऐसा जरूरी नहीं है कि कार बहुत महंगी है, राइट, पर जो उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो क्या है, बहुत महंगी है। यानी इस प्रकार कर सकते हो कि रियल नीड्स, एक कार आप लेने जाते हो, कार जो है आपकी सस्ती है, उसका प्राइस सस्ता है, पर जो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है, जो उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो आपकी बहुत महंगी है। तो ये आपकी रियल नीड नहीं होगी। रियल नीड क्या होगी कि अगर आपकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो आपकी लो है और इनिशियल प्राइस में भी आपका हाई है, तो ये क्या है, ये आपकी रियल नीड्स है। तो कस्टमर वांट्स अ कार हुज ऑपरेटिंग कॉस्ट नॉट इनिशियल प्राइस इज लो, तो इसका आंसर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट क्वेश्चन है, रिलेट टू द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग चैनल। जो मार्केटिंग चैनल मेंबर्स हैं उनके फंक्शंस को रिलेट करते हैं। इंडिकेट द स्टेटमेंट बीइंग करेक्ट और इनकरेक्ट, आपको इंडिकेट करना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, चैनल मेंबर्स डोंट गैदर इन्फॉर्मेशन, जो चैनल मेंबर है वो डोंट गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट पोटेंशियल एंड करंट कस्टमर, कॉम्पिटिटर एंड अदर एक्टर्स एंड फोर्सेस इन द मार्केटिंग एनवायरनमेंट। ये बताना है आपको। स्टेटमेंट 2 है चैनल मेंबर्स एक्वायर द फंड्स टू फाइनेंस इन्वेंटरीज एट डिफरेंट लेवल्स इन द मार्केटिंग चैनल। स्टेटमेंट 2
अब कोड बताना है कि दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, या स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, या स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, या स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। आपको इस प्रकार बताना जो ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड करना है कि क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये जो मार्केटिंग चैनल से वहाँ से लिया गया है। देखिए जो स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, चैनल मेंबर डोंट गैदर इन्फॉर्मेशन, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चैनल मेंबर्स क्या करते हैं, बेसिकली इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, किसके बारे में, पोटेंशियल हो गए या जो उनके करंट कस्टमर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, अदर एक्टर्स हैं, उनके बारे में वो इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं और फोर्सेज इन द मार्केटिंग इन्वायरमेंट, और मार्केटिंग जो इन्वायरमेंट में उसको फोर्स करते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, राइट। चैनल मेंबर एक्वायर द फंड्स टू फाइनेंस इन्वेंट्रीज आर डिफरेंट लेवल इन द मार्केटिंग, ये बिल्कुल सही है कि चैनल मेंबर क्या होते हैं, फंड्स को इंक्वायर करते हैं, फाइनेंस इन्वेंट्रीज आर द डिफरेंट लेवल इन द मार्केटिंग, ये बात बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा कि जो आपका पहला स्टेटमेंट है वो आपका इनकरेक्ट है, और जबकि सेकेंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। आंसर फोर्थ इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग और रिगार्डिंग लॉन्चिंग ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट calls for spending all the advertising budget in a single point? Pulsing, continuity, concentration and flighting। चार ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छे से इसको रीड करना है, और एक बार मैं दोबारा इसको रीड कर देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, यानी कौन से ऐसे एडवर्टाइजिंग के एट्रीब्यूट्स हैं जब आप एक नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं, कॉल फॉर स्पेंडिंग ऑल द एडवर्टाइजिंग बजट इन अ सिंगल पीरियड, और जितना भी आपका जो एडवर्टाइजिंग बजट है उसको आप सिंगल पीरियड में स्पेंड करते हैं, स्पेंडिंग करते हैं आप जब न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, पल्सिंग होगी, कंटिन्यूटी होगी, या कंसंट्रेशन या फ्लाइटिंग होगी। आई होप आपको जो क्वेश्चन है समझ आ गया होगा कि ऐसे एडवर्टीजमेंट के कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जब आप कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं, तो जितना भी जो आपका एडवर्टाइजिंग बजट है उसको आप स्पेंड करते हैं इन अ सिंगल पीरियड। तो बेसिकली क्या कहलाता है, ये आपका कंसंट्रेशन कहलाता है। कि कंसंट्रेशन की ही मीनिंग दिया गया है, तो इसका आंसर जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट कोड फॉर असर्शन ए एंड रीजनिंग आर। यहाँ पे असर्शन और रीजनिंग दिया गया है। असर्शन क्या कह रहा है, कंपनी शुड मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट, टेरिटरीज, कस्टमर ग्रुप्स, सेगमेंट्स, ट्रेड चैनल्स एंड ऑर्डर साइज। कंपनीज को मेजर करना चाहिए प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करना चाहिए, कस्टमर ग्रुप को। और रीजन क्या कह रहा है, मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी हेल्प कंपनीज डिटरमाइन वेदर टू expand, reduce or eliminate any products or marketing activities to ensure profitability control। ये आपको पता होना चाहिए, राइट। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, यही कह रहा है कि ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो जो इनका ऑप्शन है वो ए करेक्ट है, क्योंकि बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि पहला जो असर्शन है वो भी करेक्ट है और जो सेकंड है वो भी आपका करेक्ट है, और जो रीजन है वो असर्शन को बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा है। तो जो आपका है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, in which one of the following types of store retailers, large, low cost, low margin, high volume, self service store attributes are designed to meet total needs for a foods and household products। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हो गए, उनके टोटल नीड्स को मैच करना है। ये किस प्रकार के आउटलेट कहलाते हैं, सुपरमार्केट बोलेंगे, सुपर स्टोर बोलेंगे, डिस्काउंट स्टोर या कन्वीनियंस स्टोर बोला जाएगा, राइट। इसका बेसिकली जो आंसर है वो आपका एक करेक्ट हो जाएगा। इनको हम सुपरमार्केट बोलते हैं, जहाँ पे जो टोटल नीड्स हैं फूड के रिगार्डिंग, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हो गए एक कस्टमर्स की, तो बेसिकली ये हमारे सुपरमार्केट कहते हैं, जहाँ पे जो एन नंबर ऑफ रिटेलर्स होते हैं, लार्ज रिटेलर होते हैं, लो कॉस्ट होती है, लो मार्जिन होता है, हाई वॉल्यूम होती है, सेल्फ सर्विस होती है, ऐसे जो एट्रीब्यूट्स बेसिकली होते हैं वो सुपरमार्केट कहलाते हैं, राइट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
यहाँ पे लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। मार्केटिंग एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस लिस्ट 1 में दी गई हैं और इनका मीनिंग दिया गया है। कस्टमर पार्टनरिंग, अनकवरिंग, ब्रॉडनिंग, बेंचमार्किंग, राइट। और यहाँ पर दिया वर्किंग मोर क्लोजली विद कस्टमर्स टू ऐड वैल्यू टू देयर ऑपरेशन यूजिंग डेटा माइनिंग एंड अदर एनालिटिकल मेथड टू डेवलप डीप इंसाइट्स into customer and how they behave, studying the best practice companies to improve performance, factoring the interest of customers, employees, shareholders and other stakeholders into the activities of an enterprise। आपको इसमें मैच करना है। इसका आंसर देखते हैं। इसका जो आंसर है वो 2 करेक्ट हो जाएगा। अब 2 इसका करेक्ट क्यों हो जाएगा? आप देख कस्टमर पार्टनरिंग, आप इसके कीवर्ड्स को पिकअप करिए, राइट। ब्रॉडनिंग, अनकवरिंग या बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग बेसिकली क्या होता है? स्टडिंग बेस्ट प्रैक्टिस कंपनीज टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, यानी आपने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है ताकि ऐसी कौन सी आप प्रैक्टिस को स्टडी करेंगे, राइट, ताकि जो आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। तो ये आपका थर्ड से मैच कर जाएगा। अगर आपका डी जो है वो थर्ड से मैच कर रहा है तो आप इसको भी एलिमिनेट कर सकते हो और आप इसको भी एलिमिनेट कर सकते हो, राइट। 4। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं। अब देखिए कस्टमर पार्टनरिंग क्या होगा? कस्टमर पार्टनरिंग वर्किंग मोर क्लोजली विद कस्टमर्स टू ऐड द वैल्यू ऑफ देयर ऑपरेशंस। ये आपका कस्टमर पार्टनरिंग इससे मैच कर जाएगा और यहाँ पे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसको भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अनकवरिंग बेसिकली क्या होगा? ये भी आपका 2 से मैच करेगा क्योंकि यूजिंग डेटा माइनिंग and other analytical methods to develop deep insight into the customer and how they behave। तो ये से और ब्रॉडनिंग जो है आपका 4 से मैच कर जाएगा, राइट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। किस प्रकार मैच करना है? और लिक्विडिटी रिस्क, फिनेंशियल रिस्क, एक्सचेंज रिस्क और डिफॉल्ट रिस्क। आपके पास 4 रिस्क दिए गए हैं। इनको आपको इनके मीनिंग क्या आपको मैच करना है। रिफर टू द चांस that the firm will be enabled to recover its dues from debtors, refer to the possibilities of adverse effect on a firm's assets, liabilities, income due to the movement of interest or rates, refer to the firm's inability to pay its dues towards creditors, or refers to inability of a firm to meet its financial obligation on time owing the non-availability for the ready cash। आप कीवर्ड को पिकअप करिए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो है वो थर्ड करेक्ट हो जाएगा। थर्ड करेक्ट क्यों है? क्योंकि लिक्विडिटी जो है वो किसको करेगी? ये आपका जो हो जाएगा यहाँ पे 4 से मैच करेगा क्योंकि रेफर टू इनएबिलिटी ऑफ अ फर्म टू मीट इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑन टाइम ओइंग द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रेडी कैश। क्योंकि यहाँ पे कैश की बात हो तो कैश क्या है? लिक्विडिटी है, राइट। कभी इनके पास है, कभी उसके अंदर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है तो कैश इसे करेंगे। फिनेंशियल रिस्क क्या होंगे? एक्सचेंज रिस्क क्या होंगे? एक्सचेंज में क्या कर सकते हो होगा यहाँ पे? ये आपका रेफर टू द पॉसिबिलिटीज ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ अ फर्म्स एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इनकम ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उसकी मूवमेंट के कारण जो इनकम है, लायबिलिटीज़ हैं, जो फर्म के एसेट्स हैं उन पर एक एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, उसकी पॉसिबिलिटी को ये रेफर करेगा, इसलिए ये आ जाएगा। बाकी जो है यहाँ पे फिनेंशियल रिस्क आपका थर्ड से मैच कर जाएगा यहाँ पे और इसको आप इससे मैच कर दो, क्वेश्चन आपका निकल के आ जाता है। अब देखो जो फिनेंशियल रिस्क है वो क्या है? फिनेंशियल रिस्क बेसिकली आएगा रिफर्स टू द फर्म्स इनएबिलिटी टू पे इट्स ड्यूज टुवार्ड्स क्रेडिटर्स। जो आपके क्रेडिटर्स हैं उनके जो ड्यूज हैं उनको आप पे करते हैं इनएबिलिटी, राइट। जो क्रेडिटर्स हैं वो आपका फिनेंशियल रिस्क कहलाता है। डिफॉल्ट रिस्क क्या कहलाता है? रिफर टू द चांस द फर्म विल बी इनेबल टू रिकवर इट्स ड्यूज फ्रॉम द डेप्टर्स। जो फर्म के डेप्टर्स हैं उनसे जो ड्यूज हैं उनको रिकवर करने के लिए इनेबल होना, राइट। तो ये क्या होता है? अनेबल होना, ये आपके डिफॉल्ट रिस्क कहलाते हैं। यानी जो आपके ड्यूज हैं डेप्टर से उनको आप रिकवर करने के लिए फर्म्स इनेबल है, राइट। तो वो क्या है? वो आपका डिफॉल्ट रिस्क है। जबकि आपकी जो फर्म की इनएबिलिटी है, ये फर्म के अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो जो डेप्टर्स हैं जो क्रेडिटर्स हैं, जो आपके जिन्हें पैसा आपको उधार देना है, जिन पे आप उधारी है, उनकी आप जो पे है उनको पेमेंट कर सको।
फर्म की एबिलिटी को रेफर करता है, राइट। तो ये आपका आपके हो जाएंगे बेसिकली फाइनेंशियल रिस्क। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेट टू कंट्रोल फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। फाइनेंशियल मैनेजर के कंट्रोल फंक्शन क्या है, किससे, ये आपको बताना है। टू नेगोशिएट विद बैंकर्स फॉर अ लोन, टू एनालाइज वेरिएंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट, टू एस्टिमेट द फ्यूचर कैश फ्लो फ्रॉम अ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट, टू एडवर्टाइज द पब्लिक इशू ऑफ द फर्म। जो फाइनेंशियल मैनेजर है उसके कंट्रोल फंक्शन क्या है, किससे रिलेट करता है, वो आपको बताना है। तो बेसिकली जो इसका सेकंड ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाए, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजर का ये बेसिक फंक्शन होता है टू एनालाइज करना वेरिएंस को बिटवीन जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है, राइट, और जो एक्चुअल कॉस्ट है उसके जो बीच वेरिएंस है उसको एनालाइज करना। ये एक बेसिक कंट्रोल फंक्शन होता है किसका, एक फाइनेंशियल मैनेजर का। तो इसका आंसर 2 करेक्ट हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन है कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और उनका ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट दिया गया है, सिरिल है, मूडी इन्वेस्टर सर्विस, स्टैंडर्ड एंड पुअर और फिच रेटिंग। इनकी जो एस्टैब्लिशमेंट क्या है उसको आपको देखना है। देखो इसको ऐसे तो क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन है, इनको तो आपको याद करना पड़ेगा और थोड़ा आप रिलेट कर सकते, चीज़ों से रिलेट कर सकते हैं और तभी आप इसको अटेंड कर सकते हैं। अगर मैं बात क्रिसिल एक रेटिंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ये कब आई थी, ये 1987 में आई थी। अगर हम इसको डी से मैच करते हैं तो हमारा क्वेश्चन, इसको हम एलिमिनेट कर देंगे और इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। अब जो स्टैंडर्ड्स एंड पुअर है, ये सबसे ओल्ड रेटिंग स्कीम है, राइट, रेटिंग एजेंसी है, ये निकल के आई थी आपकी 1960 में, राइट। स्टैंडर्ड एंड पुअर, इन रेटिंग की आपको बारे में पता होना चाहिए और इनका ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एटलीस्ट पता होना चाहिए, राइट। ऐसे जो क्वेश्चन आपको करना है, आप एलिमिनेशन टेक्निक यूज करो तो आप क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। स्टैंडर्ड एंड पुअर 1860 में आई थी। इसको कहाँ से करेंगे, थर्ड को हम करेंगे बेसिकली 1, इसमें भी एक ही दिया हुआ है तो कोई। अब देखिए फिच रेटिंग और आपको मूडी इन्वेस्टर सर्विस, तो इसका आंसर जो है वो थर्ड करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो बी वाला है मूडी इन्वेस्टर सर्विस, ये कब आया था, ये आपका ये 1909 में आया था, राइट। इसको इससे मैच कर दोगे, बाकी एक बचेगा आपकी फिच रेटिंग, वो आपका 1914 में आया था, 1914 में आया था, राइट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है, आपको करेक्ट कोड के थ्रू बताना है। WTO rules are mainly applied to trade in goods, but other areas such as services, intellectual property are not covered by them. सेकेंड स्टेटमेंट कहता है गेट हैड कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज whereas WTO has members. The dispute settlement under WTO is much more efficient, speedy and transparent, unlike the GATT system which are highly susceptible to blockage. अब आपको कोड दिए गए बताना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। WTO और जो गैट था उसके रिगार्डिंग है। गैट की फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना, गैट की फुल फॉर्म क्या है, ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन बन चुका है, राइट। इसका जो आंसर है, इसका आंसर जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले जो बी स्टेटमेंट और सी ये आपके स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और ये आपका इनकरेक्ट है। क्योंकि ये इनकरेक्ट क्यों है, WTO रूल्स आर मेनली अप्लाइड टू ट्रेड इन गुड्स and what other areas such as services and intellectual property are not covered. No, इसमें क्या होता है, गुड्स को भी कवर करता है और सर्विस को भी कवर करता है, जो आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैं उनको भी कवर करता है। तो उन्होंने नॉट दिया है, तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी तो पता है ये गेट क्या है, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज नहीं, WTO के अंदर एक मेंबर्स होते हैं। द डिस्प्यूट सेटलमेंट क्या था कि उसके कंपेयर में, गेट के कंपेयर में आज WTO के अंदर मोर इफिशियंट है, स्पीडी है, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू गेट। Which trade group among the following hold Tamil as one of its official language? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच ट्रेड ग्रुप, यानी कौन सा ऐसा ट्रेड ग्रुप है या ट्रेडिंग ब्लॉक है among the following hold Tamil as one of its official language? एशियान, सार्क, ब्रिक्स एंड मिंट, राइट। तो तमिल को किसने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज को होल्ड किया है, ये एशियान, राइट, एशियान
इसका आंसर हो जाएगा कि ASEAN जो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, राइट, इसकी फुल फॉर्म है। इसकी एक तमिल एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, राइट। अब क्वेश्चन 96 देखते हैं। द इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी थ्रू द ट्यून channel of trade and capital flows has accelerated in the past 2 decades, which in turn led the Indian economy growing from 32 trillion in 2004 to about 153 or trillion in 2016. Government of India is keen to grow export and provide more jobs for young, talented, well-educated, even semi-skilled or unskilled workforce in India. राइट, ये आपको बताना है कौन सा असर्शन सही है, रीजन सही है। जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो आपको ये बताना है। इसका आंसर जो है वो एक करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो दोनों स्टेटमेंट है असर्शन भी ठीक है और रीजनिंग भी ठीक है, और जो रीजन है वो प्रॉपर असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए इसका आंसर एक करेक्ट हो जाएगा। Which one of the following is a benchmarking tool to measure performance along the logistics supply chain among countries? Logistics preparedness index, supply chain performance index, logistics performance index, supply chain preparedness index। अब आपको कौन इंडेक्स दिए गए हैं, आपको बताना कौन सा इंडेक्स करेक्ट है। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेंचमार्किंग टूल, कौन सा इनमें बेंचमार्किंग टूल है टू मेजर करता है परफॉर्मेंस एलोंग द लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन एमंग कंट्रीज। कंट्रीज के बीच जो लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन के साथ में कौन परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए बेंचमार्किंग टूल है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, यानी LPI क्या है, एक बेंचमार्किंग टूल है जो परफॉर्मेंस को मेजर करता है एलोंग द लॉजिस्टिक सप्लाई चेन among countries। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। which of the following are not true about linear shipping, और लीनियर शिपिंग के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट कौन सही नहीं है, ये आपको बता नोट दिया गया है। इट इज यूज्ड फॉर कार्गो विद हायर यूनिट वैल्यू and manufactured or semi-manufactured goods. It is shipping lines offer slowing shipping services. It's operate regularly on a fixed schedule. Its document of transport contract is called charter party. लीनियर शिपिंग के रिगार्डिंग आपको बताना है कौन कौन से जो स्टेटमेंट नीचे दिए गए सही है लीनियर शिपिंग के रिगार्डिंग। इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा फोर्थ करेक्ट क्यों हो जाएगा, इट्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट। जो ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट के इसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, चार्टर पार्टी बोला जाता है। जैसे जो लीनियर शिपिंग होती है इसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट के वो उनको चार्टर पार्टी बोला जाता है। और इट्स शिपिंग लाइंस ऑफर स्लोअर शिपिंग सर्विसेज, यानी इट्स शिपिंग जो लाइंस होती हैं वो ऑफर करती हैं स्लोअर जो शिपिंग की सर्विस होती है, स्लोअर शिपिंग सर्विस को ऑफर करती हैं लीनियर शिपिंग के अंदर, राइट। तो नहीं करती है, नॉट पूछा है तो ये नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये फास्टर शिपिंग सर्विस करती हैं। और इसको इस डॉक्यूमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड चार्टर, नहीं इसको चार्टर पार्टी नहीं बोला जाता है। बाकी जो इट्स ऑपरेट रेगुलरली ऑन अ फिक्स, ये बात बिल्कुल सही है, राइट। इट इज यूज्ड फॉर कार्गो विद हायर वैल्यू यूनिट वैल्यूम एंड मैन्युफैक्चर्ड और सेमी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ये बात बिल्कुल सही है। तो ये वाले आपका ए सही हो जाएगा और सी सही हो जाएगा, पर उन्होंने नॉट पूछा है तो नॉट में आपका बी एंड डी इज करेक्ट। द स्टेटमेंट रिलेट्स टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल इन्वायरमेंट। जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इन्वायरमेंट है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है, डिनोट द कोड ऑफ द स्टेटमेंट बीइंग करेक्ट और इनकरेक्ट। आपको बताना है कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क डिनोट द वेरिएंस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, वैल्यू ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज और ऑपरेटिंग इनकम एट्रीब्यूटेबल टू एंटिसिपेटेड चेंजेस इन द एक्सचेंज रेट। सेकेंड कहता है फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर डिनोट द सेंसिटिविटी ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज एंड ऑपरेटिंग इनकम टू अनएंटिसिपेटेड चेंजेस इन एक्सचेंज रेट्स एक्सप्रेस्ड इन इट्स फंक्शनल करेंसी। आपको बताना कौन से इसमें स्टेटमेंट करेक्ट है।
इसका आंसर 4 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो स्टेटमेंट पहला है वो आपका इनकरेक्ट है, जबकि स्टेटमेंट 2 है वो आपका करेक्ट है, राइट। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग फर्म्स हैविंग फॉरेन ट्रेड क्वालिफाइज फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर द मार्केट डेवलपमेंट स्कीम, यानी एमडीए स्कीम के अंदर जो फाइनेंशियल असिस्टेंट होती है, तो फॉरेन ट्रेड में कितना फॉर्म्स कितना अमाउंट क्वालिफाई करते हैं, हैविंग एनुअल टर्नओवर अप टू 10 करोड़, हैविंग एनुअल टर्नओवर अप टू 20 करोड़, या हैविंग एनुअल टर्नओवर अप टू 25 करोड़, हैविंग एनुअल टर्नओवर अप टू 30 करोड़। ये एमडीए जो मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट स्कीम है, उसमें उसके फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड असिस्टेंस होता है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है ये। तो इसका जो आंसर है ये हैविंग एनुअल टर्नओवर अप टू 30 करोड़, यानी किसी भी कंपनी का जो एनुअल टर्नओवर है अप टू 30 करोड़ है, तो वो क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कीम जो होती है उसके लिए वो क्वालिफाई कर सकते हैं एज अ फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए, राइट। पर इसका जो लेटेस्ट डाटा है एक बार आप चेक कर लेना, जो उनकी साइट पे जाके वहाँ पे, क्योंकि आई थिंक ये डेटा थोड़ा रिवाइज कर दिया गया है, तो 30 नहीं बढ़ा दिया गया रेट ये। यस, तो गाइज ये हमारा आज का जो सेशन है ये ओवर हो गया है, सेशन फिनिश हो गया है। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाले जो सेशन है, लेक्चर है, उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।